A very good evening to all the participants of the DTRTI Lucknow webinar. Today our topic is part 3 of concepts, principles and conventions in bookkeeping and accountancy. Friends, we have been covering the concepts, principles and conventions, and we have already done 9 of them, and we are doing the 10th concept, which is called conservatism. Conservatism means not a very aggressive approach, not a very generous approach, but a restrictive approach, an approach which relies upon conserving rather than spending, or rather wasting away. तो कंजर्वेटिज्म अप्रोच संरक्षण पे ज्यादा जोर देती है, बहुत उदारवादिता का समर्थन नहीं करती, और कंजर्वेटिज्म अप्रोच ये कहती है कि अकाउंटेंट को इनकम को एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए, उसका पूर्वानुमान नहीं करना चाहिए जब तक इनकम अक्रू नहीं हो जाती या इनकम प्राप्त नहीं हो जाती है, लेकिन उसको हर तरह के नुकसान के लिए प्रोवाइड करना चाहिए अकाउंट बुक्स में। जो भी संभव नुकसान हो सकते हैं, जो संभव हैं, उनके लिए अकाउंट्स में जगह बनानी चाहिए, लेकिन इनकम के लिए जगह अगर केवल पूर्वानुमान के आधार पर नहीं बनानी चाहिए। जब भी उसके पास कोई विकल्पी मूल्य है एसेट के, सम ऑल्टरनेटिव वैल्यूज आर देयर, अकाउंटेंट को वो मेथड चुनना चाहिए जिससे वो कम वाली वैल्यू आती है, द लेसर वैल्यू आती है, इसके बजाय कि वो उस मेथड को चुने वैल्यूएशन के लिए जिसमें ज़्यादा वैल्यू आए। ये है कंजर्वेटिज्म वाली अप्रोच। लेटर ऑन हम ये देखेंगे कि गोल्डन रूल क्या है करंट एसेट्स के वैल्यूएशन का। तो गोल्डन रूल हम देखेंगे, कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो भी इनमें से कम है। तो जब हम कहते हैं कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो भी इनमें से कम है, ये जो गोल्डन रूल है, ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी ओरिजिन जो है कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। जो हमने रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसके पहले, वो भी ये कहता है कि किसी चेंज को काउंट नहीं करना चाहिए जब तक कि वो मटीरियलाइज ना हो जाए, जब तक वो फलीभूत ना हो जाए। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट एक और ब्रेक लगाता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट तो एक ब्रेक है ही है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट से एक और ब्रेक लगता है। तो ये प्रूडेंट नहीं होगा कि हम अनरियलाइज्ड गेन को काउंट कर लें, ये कोई केयरफुल अप्रोच नहीं मानी जाएगी, लेकिन बल्कि ये डिजायरेबल है कि हम हर तरह के लॉसेस से अपने आप को गार्ड करें और अनरियलाइज्ड गेन को काउंट ना करें। लॉसेस के प्रति हमें उदारवान होना चाहिए और गेन्स के प्रति हमें कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस अवधारणा के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए 3 ऐसी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 ऐसी गुणात्मक विशेषताएं हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली है प्रूडेंस। प्रूडेंस यानी थोड़ा सा ध्यान रखना है, केयर करना है। फ्यूचर लॉसेस कौन से हो सकते हैं उसके बारे में जजमेंट होना जरूरी है, जिनसे हमको अपने आप को बचा के रखना है, और ऐसे गेन से भी अपने आप को बचाना है जो कि अनसर्टन है, जो निश्चित है। ये है प्रूडेंस। प्रूडेंट व्यक्ति वो है जो बहुत खुश नहीं हो जाता कि मेरे को फायदा होने वाला है, ऐसा फायदा जो अभी जो रियलाइज भी नहीं हुआ, और जब भी वो लॉस सामने देखता है, संभव लॉस, उससे अपने आप को गार्ड करता है। जो अगली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इस कॉन्सेप्ट के संदर्भ में, वो है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब
बिना बायस के, बिना किसी झुकाव के, बिना एक तरफ झुके हुए, एक ऐसा रवैया, एक ऐसा देखने का तरीका जो हर पॉसिबल लॉस को आइडेंटिफाई करे और उसको रिकॉर्ड करे और हर अनिश्चित गेन को एक्सक्लूड करे। तो न्यूट्रलिटी बना के रखनी, किसी अनिश्चित गेन से खुश नहीं होना और लॉस के प्रति, कोई संभव लॉस के प्रति को निग्लेक्ट भी नहीं करना। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ऑल्टरनेटिव वैल्यूज का। हमारे पास अगर दो वैल्यूज हैं तो फेथफुली रिप्रेजेंट होनी चाहिए, वो विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, कोई उसमें अनुमान लगाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बहुत से अकाउंटिंग ऑथर्स हैं वो इस व्यू के हैं दैट कंजर्वेटिज्म एसेंशियली इससे इनकम अंडरस्टेट हो जाती है, वेल्थ इज ऑल्सो अंडरस्टेटेड। वी टेंड टू अंडरस्टेट द इनकम एंड वेल्थ and therefore it should not be the basis for the preparation of financial statements. This is the view of many accounting authors. Now we come to the next concept, which is called consistency. Consistency, जैसे हमने इसका मीनिंग अभी देखा था, over a period of time, over many years, the same methods of evaluation and accounting should be followed. The accounting policies, in a way, should be consistent over a period of time, over a period of number of years. In order to achieve a comparability of the financial statements of an enterprise through time, financial statements एक साल का दूसरे साल से कंपेयर किया जा सके, उसके लिए जरूरी है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम कंसिस्टेंटली फॉलो करें एक पीरियड से दूसरे पीरियड पे। अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर देंगे तो वो केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में चेंज करेंगे। नॉर्मली इतनी आसानी से हम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। अगर हम चेंज करते हैं तो उसका क्या असर हमारे प्रॉफिट्स पे आ रहा है, उसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होगा। The concept of consistency is applied particularly when alternative methods of accounting are equally acceptable. अगर दो मेथड्स हैं जो बराबर एक्सेप्टेबल हैं, उनमें से एक को चुनना है तो कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल लगाया जाएगा, कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी कई मेथड लगा सकती है डेप्रिसिएशन के लिए, जैसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और इसी प्रकार से लाइकवाइज देयर आर मेनी मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑल्सो देयर आर मेनी मेथड्स, but we normally follow the principle of consistency, and therefore it is advisable that the company should follow over the years the same consistently followed method of depreciation or the same method of valuation of inventories, which is chosen once. However, in some cases, even if there is no inconsistency, there may seem to be inconsistent apparently. कुछ केसेस में ऐसा लगता है कि इनकंसिस्टेंसी है लेकिन इनकंसिस्टेंसी होती नहीं है। जैसे इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन होता है, अगर कंपनी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के केस में ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत लगाए वैल्यूएशन के लिए, कॉस्ट और मार्केट प्राइसेस व्हिचएवर इज लोअर, एंड बाय अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल it may happen sometimes that valuation of the inventory in 1 year will be at the cost price, and in the next year it may be at the market price, because in the next year market price is lower than the cost price. So apparently it may appear apparently that there is a change in the valuation method, or there is no consistency here, but actually there is a consistency, because the method which is being applied here is cost or market price, whichever is lower, and therefore there is no inconsistency in this case. It is just the very fact that a principle is being applied. But the concept of consistency does not imply non-flexibility. Consistency का मतलब ये नहीं कि लचीलापन नहीं होना चाहिए।
कि हम कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, इम्प्रूवमेंट उसमें आया अकाउंटिंग के मेथड में, और इम्प्रूवमेंट को हम ग्रहण ना करें। इम्प्रूवमेंट के लिए पॉलिसी में चेंज लाया जा सकता है, इस पर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। An enterprise should change its accounting policy in any of the following circumstances only. तो सवाल ये उठता है ना कि अकाउंटिंग पॉलिसी किन सर्कमस्टांसेस में चेंज होगी। जैसे हमने कहा कि इंप्रूवमेंट के लिए चेंज आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए गए, लेखांकन के मानक इशू किए गए, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसके अनुसार हमको ठीक करना है, तब हम अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज ला सकते हैं। कोई लॉ का प्रोविजन है, उसको कंप्लाई करने के लिए अगर चेंज करना है तो वो भी किया जा सकता है। या कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं, और परिस्थितियों के बदलने से या सर्कमस्टांसेस के चेंज होने से ये महसूस होता है कि एक नया मेथड जो है वो ज़्यादा ट्रू और ज़्यादा फेयर पिक्चर दिखाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो ऐसे कंडीशन में भी चेंज सर्कमस्टांसेस में न्यू मेथड को अप्लाई किया जा सकता है, इफ इट टेंड्स टू रिफ्लेक्ट अ मोर ट्रू एंड मोर फेयर पिक्चर। Now we come to the next accounting standard, which is called materiality. The materiality concept, the materiality principle, it permits other concepts to be ignored if the effect is not considered material. अगर असर इंपॉर्टेंट नहीं है तो दूसरे कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर किया जा सकता है। This principle is an exception to full disclosure principle. एक प्रिंसिपल होता है फुल डिस्क्लोजर, जिसमें पूरा डिस्क्लोजर करना है। यहां पे एक एक्सेप्शन किया जाता है, कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर किया जाता है मटीरियलिटी के इंटरेस्ट में। और इस मटीरियलिटी के प्रिंसिपल के अनुसार वो सारे आइटम जिनका कि कोई महत्वपूर्ण इकोनॉमिक इफेक्ट है बिजनेस के ऊपर, एंटरप्राइज के, उन सभी आइटम्स को डिस्क्लोज करना जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिनका कि कोई महत्वपूर्ण इकोनॉमिक इफेक्ट है। और कोई भी अगर इनसिग्निफिकेंट आइटम है जो केवल अकाउंटेंट के वर्क को बढ़ा रहा है, लेकिन यूजर के नीड्स के लिए वो रेलेवेंट नहीं है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है उसके नीड्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो ऐसे इनसिग्निफिकेंट आइटम को डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का साइज बढ़ा रहे हैं बस, कि वो इनसिग्निफिकेंट आइटम कोई महत्वपूर्ण आइटम नहीं है, वो कोई मटीरियल आइटम नहीं है। तो जो मटीरियल आइटम्स हैं उन्हीं को डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। अब कौन सी चीज मटीरियल है, कौन सी चीज मटीरियल नहीं है, ये एक पर्सन टू पर्सन चेंज भी हो सकता है, एक सब्जेक्टिव टर्म है। ये जजमेंट पे डिपेंड करता है, कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, अकाउंटेंट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, उसकी थोड़ी तो कुछ हद तक उसकी मनमर्जी है, उसके स्टाइल, उसके तौर तरीके पे डिपेंड करता है, उसके जजमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन से आइटम को मटीरियल मानेगा और किसको नहीं मानेगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्टेशनरी अगर परचेज की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, हालांकि उसको पूरी तरह से अकाउंटिंग ईयर में यूज नहीं किया गया जिस साल में उसको परचेज किया गया था, फिर भी उसको एक एक्सपेंस के रूप में दिखाया जाता है उसी साल में, क्योंकि एक मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से डेप्रिसिएशन छोटे छोटे आइटम्स पे, बुक्स पे, कैलकुलेटर पे हम 100% पे ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता डेप्रिसिएशन की मात्रा में अगर हम 100% पे लेते हैं या उससे कम परसेंटेज में लेते हैं। तो छोटे छोटे आइटम्स हैं, जैसे बुक्स है, कैलकुलेटर है, इस पे हम लोग 100% डेप्रिसिएशन ले लेते हैं इन द ईयर ऑफ परचेज। हालांकि हम उन बुक्स का इस्तेमाल या कैलकुलेटर का इस्तेमाल एक साल से ज़्यादा में भी कर रहे हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि वो डेप्रिसिएशन की मात्रा बहुत छोटी होती है, जिसको बैलेंस शीट में दिखाने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये भी एसेट्स हैं कंपनी के, लेकिन इतने छोटे छोटे एसेट हैं कि छोटे छोटे एसेट हम कहाँ बैलेंस शीट में दिखाएंगे। मटीरियलिटी डिपेंड करती है
न केवल उस आइटम के अमाउंट पे या कितनी वैल्यू है उसकी, बल्कि बिजनेस के साइज पर भी मटेरियलिटी डिपेंड करती है। अगर बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है तो कोई भी चीज जो है जो थोड़ी ज्यादा मात्रा में भी है वो भी इमटेरियल हो सकती है। मटेरियलिटी इस पे भी डिपेंड करती है कि इंफॉर्मेशन का लेवल क्या है, उसका नेचर क्या है। उसके बाद इस पे भी डिपेंड करती है कि कौन सा वो व्यक्ति है, किस लेवल का व्यक्ति है जो डिसीजन ले रहा है। एक डिफरेंट लेवल का व्यक्ति अगर डिसीजन लेगा तो हो सकता है उसके लिए मटेरियलिटी कुछ और मायने रखती है। फॉर हिम द मटेरियलिटी मीन्स समथिंग एल्स or lies in something else and not in that item. An item which is material to one person may be immaterial to another person. What is important is that if we omit any information from the financial statements, it should not impair the decision making of the users who are going to use the financial statements. So ultimately the test is that the user of the financial information should get all the material and important information. Now we come to fundamental accounting assumptions. वो कौन सी धारणाएं हैं लेखांकन की जो मूलभूत धारणाएं कही जा सकती हैं। हमने बहुत सी धारणाएं पढ़ी हैं, इसमें सबसे मूलभूत कौन सी हैं? तो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग के assumptions हैं। पहला है गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी, तीसरा है अक्रूवल। ये 3 हमने ऊपर पढ़े हैं और ये सबसे फंडामेंटल है। ये सारे के सारे तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions हैं जिनको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा जाता फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ये मान लिया जाता है कि ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को फॉलो किया गया है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। हाउएवर, अगर इनमें से किसी भी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को नहीं फॉलो किया जाता तो इस फैक्ट को, इस तथ्य को खास तौर पे इसका खुलासा करना, इसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। Now we come to financial statements. The aim of accounting is to keep the systematic record, सिस्टम के अनुसार रिकॉर्ड रखना है, to ascertain the financial performance। और रिकॉर्ड इसलिए रखना है कि हमको वित्तीय परफॉर्मेंस, वित्तीय प्रदर्शन के बारे में पता लगाना है। और क्या पता लगाना है? फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाना है किसी भी एंटिटी की। और उस रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हमको कम्युनिकेट करना है इंटरेस्टेड यूजर ग्रुप को, जो भी उनके यूजर ग्रुप्स हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये आधारभूत तरीके हैं जिनके द्वारा जो भी एंटिटी का मैनेजमेंट है वो कम्युनिकेशन को पब्लिक कर सकता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, और उसके साथ साथ कुछ सिलेक्टेड मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव डिटेल्स भी दे सकता है। नाउ ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये बड़े स्ट्रक्चर्ड रूप होते हैं फाइनेंशियल तथ्यों को रिप्रेजेंट करने के, उनका प्रतिनिधित्व करने के, वित्तीय तथ्यों को, फाइनेंशियल पोजीशन की और एंटरप्राइज के परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर हमको सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना है और ये भी डिटरमिन करना है कि ये सारे ट्रांजैक्शन से या तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो ये सारी की सारी एंटिटीज जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी। जैसे कि बैलेंस शीट बनाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगी और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगी। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाने के लिए वो अलग अलग अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगी, प्रिंसिपल्स यूज करेंगी और कन्वेंशंस को इस्तेमाल करेंगी। तो हम जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं उनके कौन से गुणात्मक विशेषताएं होती हैं। What are the qualitative characteristics of the financial statements which are required of any financial statement? What are those attributes? What are वो गुण कौन से हैं जो उस इंफॉर्मेशन को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड की गई है वो यूजर्स के लिए यूजफुल बना देते हैं। अगर ये गुण उसमें होंगे
तो इंफॉर्मेशन विल बिकम यूजफुल। तो ये गुण इस प्रकार से है। नंबर 1, अंडरस्टैंडेबिलिटी। एसेंशियल क्वालिटी है इंफॉर्मेशन की, समझ में तो आए, रेडिली, तत्परता से समझ में आए। फॉर दिस पर्पज इट इज अज्यूम्ड दैट यूजर्स हैव रीजनेबल नॉलेज। ये तो मान के चला जाता है कि जो भी यूजर है उसके पास एक रीजनेबल नॉलेज तो होगी, उसको ABCD नहीं पढ़ाना है। बिजनेस की नॉलेज होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की नॉलेज होगी और अकाउंटिंग की नॉलेज होगी, और वो उस इंफॉर्मेशन को एक रीजनेबल डिलीजेंस, एक केयर और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये भी मान के चला जाता है, अज्यूम किया जाता है कि वो ध्यान से उसको पढ़ेंगे, रीजनेबल डिलीजेंस अपनाएंगे। इंफॉर्मेशन जो कॉम्प्लेक्स मैटर्स के बारे में दी जाती है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि वो रेलेवेंट है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के लिए। जो भी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के नीड्स हैं यूजर्स के, उसके लिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैटर की इंफॉर्मेशन है वो भी अगर यूजफुल है तो उसको बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी एक्सक्लूडेड केवल महज इस ग्राउंड पर कि ये कुछ यूजर्स के लिए शायद समझने में बहुत मुश्किल हो जाए। अरे वो रेलेवेंट है, भले ही कॉम्प्लेक्स है, उसको देना चाहिए। कुछ यूजर भले ही ना समझ पाए, लेकिन वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जिससे कि जिसका असर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पर हो सकता है यूजर्स के। तो ये हुई अंडरस्टैंडेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट होने चाहिए। यूजफुल होने के लिए इंफॉर्मेशन को रेलेवेंट होना जरूरी है डिसीजन मेकिंग नीड्स के लिए यूजर्स के। इंफॉर्मेशन में अगर रेलेवेंस की क्वालिटी तब होती है जब वो इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करे यूजर्स के, वो उनको हेल्प करे कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट्स को इवैल्यूएट कर सकें, और ये इवैल्यूएट कर सकें और कंफर्म कर सकें कि जो वो सोच रहे हो सही है कि नहीं है, और साथ में वो पुराने इवैल्यूएशंस को करेक्ट भी कर सकें अगर उसमें कोई गलती हुई है। तो जब हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, तो यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो इन्फ्लुएंस करे इकोनॉमिक डिसीजंस को यूजर्स के। जो प्रेडिक्टिव और कंफर्मेटरी रोल्स हैं इंफॉर्मेशन के, यानी प्रेडिक्ट करने में जो हेल्प करे और कंफर्म करने में जो हेल्प करे इवेंट्स को, ये दोनों तरह के रोल्स आपस में भी इंटर रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंफॉर्मेशन जो ऐसी होती है जो करंट लेवल या स्ट्रक्चर के बारे में हो एसेट होल्डिंग्स की, उसकी यूजर्स के लिए एक वैल्यू है। उसकी यूजर्स के लिए तब वैल्यू है जब वो ये कोशिश करें कि वो एंटरप्राइज की एबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकें, पूर्वानुमान लगा सकें, जिससे उस पूर्वानुमान से वो उन अपॉर्चुनिटीज़ के एडवांटेज ले सकें और ये जान सकें कि एडवर्स सिचुएशन में रिएक्ट करने की क्या एबिलिटी है उस एंटरप्राइज की, जो विपरीत सिचुएशन का कैसे हैंडल करेगी। वो वही इंफॉर्मेशन कंफर्मेटरी रोल भी अदा कर सकती है पास्ट प्रेडिक्शन के बारे में। जैसे कोई पहले प्रेडिक्शन किया गया था, वो सही निकला कि नहीं निकला। फॉर एग्जाम्पल, द वे इन विच द एंटरप्राइज वुड बी स्ट्रक्चर्ड और द आउटकम ऑफ प्लान्ड ऑपरेशंस, यानी कि अगर कोई ऑपरेशंस प्लान किए गए तो सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए, या किस तरह से एंटरप्राइज को हम स्ट्रक्चर किए करें, बिजनेस को कैसे स्ट्रक्चर करें, इस बात को प्रिडिक्ट किया जा सकता है अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको एक बेसिस बना के फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन को भी प्रिडिक्ट किया जाता है और फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी प्रिडिक्ट किया जाता है, और दूसरे मैटर्स पर भी प्रिडिक्शन हो सकता है जिसमें यूजर्स डायरेक्टली
दिलचस्पी लेते हो, जैसे कि डिविडेंड कितना आएगा या आएगा कि नहीं आएगा, वेज पेमेंट्स होंगे कि नहीं होंगे, शेयर प्राइस के मूवमेंट्स होंगे, किस तरफ होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एंटरप्राइज की क्या एबिलिटी है कि वो अपने अपने कमिटमेंट्स को मीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी जब वो ड्यू हो जाएंगे। कमिटमेंट्स यानी जो पेमेंट के कमिटमेंट्स हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन की प्रेडिक्टिव वैल्यू तब होती है तो कि जब उससे हम कुछ फोरकास्ट कर सकें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन से कोई फोरकास्ट क्लियरली किया जाए। जो एबिलिटी है प्रिडिक्शन करने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से, वो बढ़ जाएगी अगर इंफॉर्मेशन को इस मैनर में दिया जाता है कि पास्ट ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को वो डिस्प्ले करे। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो स्टेटमेंट होता है उससे कुछ प्रिडिक्शन हम तब निकाल पाएंगे, उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर अनयूजुअल, एबनॉर्मल या इनफ्रीक्वेंट आइटम्स जो होते हैं इनकम एंड एक्सपेंस के, उसको हम सेपरेटली डिस्क्लोज कर दें। हम कह रहे हैं कि ये अचानक आ गए आइटम और अलग से डिस्क्लोज कर दिया, तो उसको हम नज़रअंदाज करके प्रॉफिट एंड लॉस की ज़्यादा बेहतर पिक्चर पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में किस तरह के प्रॉफिट एंड लॉसेज हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे किसी कंपनी ने अपने बड़े एसेट को बेच दिया, कोई बिल्डिंग बेच दी और कंपनी जा रही है लॉस में, उस एसेट के बेचने से ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट में है, क्योंकि वो एक अनयूजुअल हैपनिंग थी, अचानक बड़ा एसेट बेच दिया गया। कंपनी तो लॉस में जा रही है, एसेट के बिकने से कंपनी को प्रॉफिट में नहीं आ गई है। इनफैक्ट एसेट का बिकना अपने आप में एक इंडिकेटर है कि एसेट कैसे बिक रहे हैं। इसी प्रकार से रिलायबिलिटी एक और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है इंफॉर्मेशन की, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए जाते हैं। To be useful, information must also be reliable. Information has the quality of reliability when it is free from material error. कौन सी इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी? जिसमें कोई मटेरियल गलती ना हो या झुकाव ना हो, बायस ना हो, और उस पर डिपेंड किया जा सके, उस पर निर्भर किया जा सके यूजर्स के द्वारा कि वो एक फेथफुल पिक्चर दे रही है, जैसा वो बता रही है कि हम दे रहे हैं उसी तरह से रीजनेबली एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है कि वो एक फेथफुल पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। Now, information may be relevant, but so unreliable in nature or representation that its recognition may be potentially misleading. कभी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट हो सकती है लेकिन वो अनरिलायबल है और इसलिए मिसलीड कर सकती है। जैसे if the validity and the amount of a claim for damages under a legal action against the enterprise are highly uncertain. एंटरप्राइज के खिलाफ वो लीगल एक्शन लिया गया, अब उसमें जो डैमेजेस होंगे, जो भी क्लेम है डैमेजेस का, उसके बारे में वो कितना वैलिड है, ये बात बहुत अनसर्टन हो सकती है, क्योंकि लीगल एक्शन है, उसका क्या रिजल्ट हो, you cannot predict anything. So in that case, it may be inappropriate for any enterprise to recognize the amount of the claim in the balance sheet. तो ऐसा एंटरप्राइज उस क्लेम को बैलेंस शीट में क्यों रिकॉग्नाइज करे जिसको वो सही मानता ही नहीं। ऑल्दो ये उपयुक्त हो सकता है हालांकि कि वो अमाउंट को डिस्क्लोज कर दे और क्लेम के सर्कमस्टांसेस को भी डिस्क्लोज कर दे, लेकिन उसके बेसिस पर कोई निष्कर्ष ना निकाले। जैसे कोई बहुत बड़ी टैक्स डिमांड किसी कंपनी के खिलाफ खड़ी हुई है, तो कंपनी को अपना निष्कर्ष निकालना होता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कैश डिमांड, ये टैक्स की डिमांड, and if that tax demand is not a very valid tax demand, then that company need not make it part of their recognized financial statements. It may not recognize that particular thing as an expenditure or as an accrued expenditure. Rather, it would just disclose the amount and the circumstances that we are fighting against this, and this is the claim that has been made, but we don't agree with it. We have gone into appeal, and most likely it is not likely to succeed. They can express that view also.
Recently, in the past few years, there was a big demand on a Vodafone company for the tax. But ultimately, what happened? It failed to succeed at the Supreme Court level and even in the International Court of Justice level. But it was a very big demand, and the company was facing it. So it was showing it in the balance sheet. It was showing it in the balance sheet as part of a separate statement, but was not accounting it to show that there was any loss as such. But these situations are very uncertain situations, and they affect the reliability of the information. Now we come to comparability. Users must be able to compare the financial statements of an enterprise from one time to other time to identify कि what are the trends, रुझान क्या है उसकी financial position के, what are the trends of the performance, what are the trends of the cash flows. Users must also be able to compare the financial statements of different enterprises in order to evaluate their relative financial position. ये कंपैरिजन एक एंटरप्राइज और दूसरे एंटरप्राइज के बीच में भी हो सकता है, ये कंपैरिजन एक साल और दूसरे साल के बीच में हो सकता है एक ही एंटरप्राइज के लिए, और इस प्रकार से जो फाइनेंशियल इफेक्ट का जो मेजरमेंट और डिस्प्ले है एक जैसे ट्रांजैक्शंस के लिए और दूसरे इवेंट्स के लिए, ये जो मेजरमेंट और डिस्प्ले है ये कंसिस्टेंट वे में किया जाना चाहिए पूरे एंटरप्राइज में, और समय के दौरान एक समय और दूसरे समय के बीच में भी कंसिस्टेंट वे में किया जाना चाहिए, और अलग अलग एंटरप्राइज के बीच में भी कंपैरिजन हो सके इस तरह से किया जाना चाहिए. तो ये कंपैरिजन जो है एक एंटरप्राइज के अंदर अंदर भी हो सकता है, एक एंटरप्राइज के केस में ओवर टाइम भी हो सकता है, और एक से ज्यादा एंटरप्राइज के केस में भी कंपैरिजन हो सकता है. इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, इम्प्लीकेशन ये है, असर ये है इस कंपैरेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक का कि यूजर्स को इन्फॉर्म करना है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में लगाए गए हैं, और क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई चेंज आया है कि नहीं आया, और उन चेंजेस का कोई इफेक्ट है प्रॉफिट पे कि नहीं है, ये भी बताना जरूरी, खुलासा करना जरूरी है. ये जरूरी है कि यूजर्स डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकें अकाउंटिंग पॉलिसीज के बीच में एक जैसे ट्रांजैक्शंस के लिए और या फिर दूसरे इवेंट्स के लिए जो कि वही एंटरप्राइज इस्तेमाल कर रही है, या एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में, या अलग अलग एंटरप्राइजेस के बीच में भी. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो कंप्लायंस है, जिसमें कि अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर भी एक तरह का कंप्लायंस होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, इससे भी कंपैरेबिलिटी अचीव हो जाती है. तो कंपैरेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा रहेगा, और ये कंपैरेबिलिटी को हम 3 स्टेजेस में देख रहे हैं. तो एंटरप्राइज के अंतर्गत, एक ही एंटरप्राइज के लिए ओवर टाइम, और कई एंटरप्राइज के बीच में. कंपैरेबिलिटी की जो ज़रूरत है इसको हमको महज यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और कंपैरेबिलिटी एक रुकावट नहीं होना चाहिए कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इम्प्रूवमेंट को इंट्रोड्यूस ना कर सकें. हम कंपेयर तो करना चाहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इम्प्रूव नहीं करना चाहेंगे. एंटरप्राइज के लिए ये कोई उपयुक्त बात नहीं होगी कि वो उसी तरह से अकाउंटिंग को बरकरार रखे, जारी रखे किसी भी ट्रांजैक्शन या दूसरे इवेंट के लिए, अब भले ही उसकी पॉलिसी जो है जो उसने अपनाई है वो रेलेवेंस और रिलायबिलिटी के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक से मैच ना कर रही. भाई इम्प्रूवमेंट आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, आपने अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं किया, दैट मीन्स आपकी पॉलिसी अब रेलेवेंट नहीं रही, और रेलेवेंट नहीं रही, रिलायबल भी नहीं रही. एक एंटरप्राइज के लिए ये भी अनुपयुक्त हो जाता है कि वो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज ना करे जब ज़्यादा रेलेवेंट या रिलायबल विकल्प मौजूद हों. यूजर्स ये चाहेंगे कि वो फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर कर सकें, परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकें, और कैश फ्लोज को कंपेयर कर सकें एक ही एंटरप्राइज के टाइम के दौरान, एक समय के से दूसरे समय के बीच में, एक साल से दूसरे साल के बीच में.
इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए पिछले पीरियड की भी और आगे आने वाले पीरियड की भी, प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग पीरियड दोनों के लिए दिखाना चाहिए। तो इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि 4 जो प्रमुख क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने अभी समझी हैं, वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी। ये प्रमुख हैं, ये प्रधान क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आते हैं जो उतनी प्रमुख या प्रधान नहीं है लेकिन वो भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जा सकती हैं स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। उनमें 5th नंबर पे आ रही है मटीरियलिटी। The relevance of information is affected by its materiality. वो इंफॉर्मेशन कितनी मटीरियल है, कितनी पदार्थता है उसमें उसमें कोई सब्सटेंस है कि नहीं। वो इंफॉर्मेशन मटीरियल होती है अगर उसको गलती से गलत स्टेटमेंट देने से या ओमिट कर जाने से इकोनॉमिक डिसीजन पर असर पड़ सकता है, यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पर फर्क पड़ सकता है यूजर्स के अगर, तो वो इंफॉर्मेशन जो है मटीरियल इंफॉर्मेशन कही जाएगी। मटीरियलिटी डिपेंड करती है किसी आइटम के साइज और नेचर पर भी, या एरर के साइज या उसके नेचर पर भी डिपेंड करती है, जो कि एक पर्टिकुलर परिस्थिति में जज किए जा रहे हैं एरर को, तो परिस्थिति से लगा के देखा जाएगा तभी मटीरियलिटी तय की जा सकती है। Materiality provides a threshold or cutoff point rather than being a primary qualitative characteristic which the information must have if it is to be useful. अगर इंफॉर्मेशन को यूजफुल होना है तो वो मटीरियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मटीरियल इंफॉर्मेशन नहीं है तो बेकार की इंफॉर्मेशन है जिसका कोई यूज नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको इंफॉर्मेशन को मटीरियल बनाना है, उसके बाद प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक भी लागू होनी चाहिए। तो मटीरियलिटी वो कट ऑफ पॉइंट है, उस मटीरियल नहीं है तो फिर बाकी चीजें तो बेकार है ही हैं। सबसे पहली चीज ये है कि मटीरियल होना चाहिए इंफॉर्मेशन को। किसी भी इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी और कंपैरेबिलिटी पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर हमें ये लगता है कि वो इंफॉर्मेशन मटीरियल ही नहीं है। सो नेक्स्ट वी कम टू फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। रिलायबल होने के लिए इंफॉर्मेशन को फेथफुली रिप्रेजेंट करना चाहिए ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को, जिनको वो दिखा रही कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि रीजनेबली ये जिन ट्रांजैक्शंस और जिन इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, या अपेक्षा हम कर सकते हैं जिनके बारे में, तो उस विषय में इंफॉर्मेशन को फेथफुली रिप्रेजेंट करना चाहिए उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बैलेंस शीट है, उसको फेथफुली रिप्रेजेंट करना चाहिए ट्रांजैक्शंस को और दूसरे इवेंट्स को भी, जिससे एसेट और लायबिलिटीज बनती हैं या इक्विटी बनती है एंटरप्राइज की रिपोर्टिंग डेट पे। और ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे ट्रांजैक्शन और दूसरे इवेंट जो कि रिकॉग्निशन के क्राइटेरिया को मीट करते हों, यानी उसको पहचाना जाए कि नहीं पहचाना जाए, उसका जो क्राइटेरिया है उसको मीट करते हुए, उस क्राइटेरिया को मीट करते हुए जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना जरूरी है ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के बारे में, जिससे फेथफुली रिप्रेजेंटेशन हो जाए ट्रांजैक्शन और इवेंट का, और उससे क्या असर पड़ रहा है एसेट और लायबिलिटी और इक्विटी पे। ज्यादातर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ रिस्क भी होता है कि वो उतनी फेथफुल शायद रिप्रेजेंटेशन ना हो जितना वो दिखा रही है अपने आप को कि मैं हूं, दर्शा रही है जितना। And this is not due to any bias, but rather there are sometimes inherent difficulties either in identifying the transactions and other events to be measured, or there are difficulties in devising and applying the measurement and presentation techniques that can convey the messages that correspond with those transactions and events.
किसी भी ट्रांजैक्शन इवेंट को आइडेंटिफाई करने के जो तरीके हैं या उनको मेजर करने के जो तरीके हैं या मेजरमेंट और प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स को लगाने के जो तरीके हैं, हो सकता है वो उतने सही ना हो। तो इसलिए कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है तो मेजरमेंट जो है फाइनेंशियल इफेक्ट्स का आइटम्स के, वो बहुत अनिश्चित हो जाए, कि इतना अनिश्चित हो जाए कि एंटरप्राइज को रिकॉग्नाइज ही ना करे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जैसे एग्जांपल के तौर पे, हालांकि ज़्यादा एंटरप्राइज जो है वो गुडविल तो जनरेट करती हैं इंटरनली टाइम के साथ साथ, लेकिन आमतौर पे ये बड़ा मुश्किल होता है कि आइडेंटिफाई करना या मेजर करना उस गुडविल को रिलायबली, निर्भरता के साथ। और दूसरे केसेस में ये भी होता है कि कुछ आइटम्स को हमको रिकग्नाइज करना पड़े और डिस्क्लोज करना पड़े, कितना रिस्क ऑफ एरर है उसके रिकग्नाइज करने में या मेजरमेंट में। एरर के रिस्क को हम डिस्क्लोज कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज इसमें रिस्क हो सकता है इसके वैल्यूएशन में या इसके आइडेंटिफिकेशन में। उसके बाद अगला जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि रूप उतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, सब्सटेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। Form should not be that important, substance should be more important. If information is to represent faithfully the transaction and other events, अगर उसको faithfully represent करना है transactions को और events को, तो ये जरूरी हो जाता है कि उनको हम account for करें और ऐसे present करें substance के अनुसार और economic reality के अनुसार, केवल legal form के अनुसार नहीं कि हमने भाई legal रूप के अनुसार तो represent कर दिया, लेकिन जो actual substance है वो represent ही नहीं किया उसका। जो सब्सटेंस है ट्रांजैक्शंस का, जो पदार्थता है उस ट्रांजैक्शंस और दूसरे इवेंट्स की, वो हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होगी। जो दिख रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, जो प्रतीत होता है वो कुछ और, सच्चाई कुछ और हो सकती है। उसके लीगल और जो भी बनाए हुए रूप से सच्चाई कुछ और हो सकती है, पदार्थता कुछ और हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ये हो सकता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया और सारे राइट्स और सारे बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन अभी डॉक्यूमेंटेशन या लीगल फॉर्मेलिटी पेंडिंग है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को, ऐसे एक्विजिशन को, ऐसे डिस्पोजल को प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड करने से हम ये कह सकते हैं कि वो इन सब्सटेंस तो ट्रांसफर हो चुका है, तो इसलिए उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, भले ही उसके कागजात अभी नहीं तैयार हुए। जैसे पोजेशन ले लिया, पेमेंट हो गया, ओके, दूसरी पार्टी को प्रॉपर कब्जे में बैठा दिया गया, आप रहिए यहाँ पे। डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी बहुत कमी आ गई है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पार्ट डॉक्यूमेंटेशन हो पाया है, लीगल फॉर्मेलिटी 100% पूरी नहीं हुई है, वो उतना सब्सटेंस वाला मैटर नहीं करता है। सब्सटेंस ये है कि ट्रांजैक्शन हो गया, इन रियलिटी कागज भी हो जाएंगे। उसके बाद न्यूट्रलिटी की जहां तक बात है, रिलायबल होने के लिए इंफॉर्मेशन बायस नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन न्यूट्रल होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स न्यूट्रल नहीं होंगे अगर जो सिलेक्शन है या इंफॉर्मेशन का जो प्रेजेंटेशन है वो इन्फ्लुएंस करेंगे डिसीजन मेकिंग को या जजमेंट को इस प्रकार से कि एक प्री डिटर्मिन्ड रिजल्ट उससे आए या प्री डिटर्मिन्ड आउटकम आए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस प्रकार से प्रदर्शित किए जा रहे हैं कि उसको पढ़ने वाला एक प्री डिटर्मिन्ड रिजल्ट की तरफ जाएगा, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट न्यूट्रल नहीं है, उसमें दी गई सूचना न्यूट्रलिटी से परे है। इसके बाद प्रूडेंस अगली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करने वाले जो लोग हैं उनको सामना करना पड़ता है बहुत अनिश्चितताओं से, और ये अनिश्चितताएं जो है वो उनको घेरे रहती हैं, बहुत से इवेंट्स को, बहुत से सर्कमस्टांसेस को। और ये अनिश्चितताएं इस तरह से हो सकती हैं कि रिसीवेबल कलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी की प्रोबेबल यूजफुल लाइफ कितनी है, ये भी एक अनिश्चितता हो सकती है, कितने वारंटी के क्लेम्स करने पड़ सकते हैं,
ये जो अनिश्चितताएं हैं, these are recognized by the disclosure of their nature. So we have to disclose these uncertainties, the nature and extent of these uncertainties, and we exercise a bit of prudence in the preparation of financial statement. Prudence means we are being very careful about what we are including in the income. The prudence is the inclusion of a degree of caution, थोड़ा care, caution, खतरे का ध्यान रखते हुए कि जब हम ऐसा जजमेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे हम एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं, और जिस प्रूडेंस की जरूरत है उस अनिश्चितता की कंडीशन में उतना प्रूडेंस हम लगा रहे हैं, उतना केयर लगा रहे हैं, जिससे कि जो एसेट्स है या इनकम है उनकी वैल्यू को हम ओवरस्टेट ना कर दें या लायबिलिटी एक्सपेंसेस की वैल्यू को आप अंडरस्टेट ना कर जाए। लेकिन प्रूडेंस अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल, कि तो उसमें यह भी नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट ओवरडू द प्रूडेंस। फॉर एग्जांपल, वी शुड नॉट क्रिएट हिडन रिजर्व्स और एक्सेसिव प्रोविजंस, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोविजन नहीं बनाने चाहिए, या एसेट्स या इनकम को जानबूझ के कम वैल्यू पे नहीं दिखाना चाहिए, या लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस को जानबूझ के खास तौर पे उसको ओवरस्टेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे अगर वो सेंटर से लेफ्ट राइट किसी तरफ भी चले जाए, और देयरफॉर दे विल लूज देयर रिलायबिलिटी। उसके बाद the 10th qualitative characteristic that we have to discuss today is that there should be a full, fair and adequate disclosure in the financial statement. Financial statement must disclose all the reliable and relevant information business enterprise के बारे में, और ये information management को उसको full, fair and adequate disclosure करना है, और external users को भी करना है जिनके लिए वो information बनाई गई है, जिससे they will be helped to take reasonable and rational decisions. So therefore, ये जरूरी हो जाता है कि financial statements should be prepared according to the generally accepted accounting principles, the GAARPs. That is, the information should be accounted for and presented in accordance with the substance of and the economic reality. Substance, not the form, and not merely according to the legal form. Legal form should be adhered to definitely, but substance should not be forsaken. The disclosure should be full and final. Nothing should be left out. It should be complete so that users can be able to correctly assess, users आकलन कर सकें सही ढंग से कि एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये जो सिद्धांत है फुल डिस्क्लोजर, कोई चीज रह ना जाए, पूरा डिस्क्लोजर implies that nothing should be omitted, कुछ भी छोड़ना नहीं है, जबकि प्रिंसिपल ऑफ फेयर डिस्क्लोजर जो होता है वो इंप्लाई करता है कि all transactions which are recorded should be accounted in a manner that financial statement purports to be true and fair view of the results of the business of the enterprise, and therefore adequate disclosure implies, now there are three things here: full disclosure, the principle of full disclosure, the principle of fair disclosure, and the principle of adequate disclosure. Full disclosure means don't leave out anything. Fair disclosure means that accounting should be done in a manner that financial statements should be seen as a true and fair view of the results of the business. Adequate disclosure means that information which is influencing the decision of the user should be disclosed. That is adequate disclosure. So these are the three things here which you have to be very, very careful about. What is full disclosure? What is fair disclosure? What is adequate disclosure? Adequate disclosure में ध्यान ये देना है कि यूजर्स का जो डिसीजन है उस पर करेक्ट इन्फ्लुएंस आना चाहिए, जिससे कि उतना इंफॉर्मेशन देना जरूरी है जो कि डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके ठीक तरीके से, एंड द इंफॉर्मेशन शुड मेक सेंस टू द यूजर ऑल्सो, ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट.
This principle of full, fair and adequate disclosure, that is why the word full, fair and adequate. Full disclosure, fair disclosure and adequate disclosure. This principle is widely used in corporate organizations because of the in corporate organization management is separate from ownership. Companies Act ने भी इस प्रिंसिपल के परसुएंस में एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है. सारी की सारी मेजर अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो डिस्क्लोजर है और दूसरी इंफॉर्मेशन का जो डिस्क्लोजर है वो फुटनोट्स और एनेक्शर्स के रूप में प्रोवाइड करना जरूरी है. तो जो प्रैक्टिस है नोट्स अपेंड करने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, ये इसीलिए आई है क्योंकि इस सिद्धांत की वजह से कि वी मस्ट मेक अ फुल, फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर. Now, apart from this, point number 11 and the last point is completeness. Now, to be reliable, the information in the financial statement must be complete. Information must be complete within the bounds of materiality and cost. That means that material information should be completely shown. And any information which has an effect upon the cost should also be disclosed. If you omit any information, sometimes it can so turn out that an omission can cause the information to be false or misleading. कोई चीज छूट गई तो वो information false हो जा सकती है, misleading हो सकती है और इसलिए वो unreliable हो सकती है, और therefore it may not be relevant because it has become a deficient information, it is the incomplete. तो incompleteness से बाकी factors पे, बाकी qualitative characteristics पे भी असर होता है. So therefore, अगर accounting information has to present faithfully the transactions and the other events जो कि वो कह रही कि हम रिप्रेजेंट करते हैं जिनको purports to represent, it is necessary that they are accounted for and presented in accordance with their substance and economic reality. The information should be presented according to the substance and the reality of the transaction and other events and not according to the legal form. For example, अगर एक बिजनेस का एंटरप्राइज है वो अपने एसेट्स को बेच देता है दूसरों, but still, though he has sold the assets to others, still he uses the assets as usual for the purpose of the business by making some arrangement with the seller. So it becomes simply a legal transaction. It's not a real transaction. It does not have substance, though it has legal form. The economic reality is that the business is using the assets as usual. जैसे पहले वो यूज कर रहा था वो अभी भी यूज कर रहा है और उससे बेनिफिट भी डिराइव कर रहा है. Deriving the benefit is important. So the financial statement information should contain the substance of this transaction and should not just record it going by legality. अरे legal है तो record करना है. It should not fail to disclose the substance. In order to be reliable, the financial statements information should be neutral and it should be free from any bias. जो information जो financial statements को prepare करते हैं, they have to contend with uncertainties जो कि surround कर सकती है events और circumstances को. जैसे कि ऐसे circumstances हो सकते हैं कि receivables collect होंगे कि नहीं होंगे, या doubtful है collection, plant and equipment की probable life कितनी है, warranty claims कितने हो सकते हैं. ये जो uncertainties हैं, they are recognized by disclosure of their nature and extent in the financial statements, maybe in the annexure or something, and by exercising prudence in the preparation of the financial statements. Prudence is the inclusion of the degree of caution in the exercise of judgment needed in making the estimates. जब estimate बनाते हैं हम financial statement का, तो वहां पर हम एक judgment exercise कर रहे हैं और उस judgment को exercise करने में क्या caution है कि नहीं है, prudence है कि नहीं है, that is the important thing. Because especially खास तौर पे जब वो uncertainty की condition में कोई estimate किया जा रहा है, such that the assets and income do not get overstated in their value and the loss and liability do not get understated. So
With those words, now we have come to the end of this chapter, and if you go through the summary, it makes it absolutely clear about what we have studied so far. To test your knowledge, you can go through the questions that are available here. And if there are any questions that need to be discussed, please feel free to discuss them in the Daksh forum. Daksh forum is your forum for discussion and to raise questions and get their answers. So these are very simple questions. Once you have read through the document, these become quite simple, and therefore they are not difficult to understand. Kindly go through these questions and find the answers, and you'll find them to be very easy now that you have studied this chapter. Now let us take for example, A ने एक कार परचेज की 5 लाख रुपए में। 5 लाख रुपए में कार परचेज किया और उन्होंने डाउन पेमेंट किया 1 लाख रुपए और 4 लाख रुपए का एक बिल साइन कर दिया which was payable to be due in 60 days, यानी कि ये जो 4 लाख का पेमेंट है वो 60 डेज के बाद करेंगे। 1 लाख का उन्होंने डाउन पेमेंट कर दिया। अब इस ट्रांजैक्शन के रिजल्ट में क्या हो रहा है? टोटल एसेट्स इंक्रीज बाय 5 लाख। तो इसमें क्या हुआ है? कार परचेज हो गई, सो कार विल कम ऑन द एसेट साइड एट 5 lakh rupees. The person has made a down payment, so cash will reduce by 1 lakh rupees. So asset has gone up by 5 lakh rupees, but then cash has reduced, so cash is also an asset. So asset has gone down by 1 lakh, so that means net asset has gone up by 4 lakh rupees. But he signed a 4 lakh rupees bill also, which means that he will be paying 4 lakh rupees. So that means his liability has gone up by 4 lakh rupees. So when we say that total liabilities increased by 4 lakh rupees, and when we say that total assets increased by 5 lakh rupees, and when we say total assets increased by 4 lakh rupees and corresponding increase in liability is 4 lakh rupees, it is very easy to see that C is the right answer, because assets तो 4 लाख रुपए से बढ़े हैं, 5 लाख से नहीं बढ़े हैं, क्योंकि कैश कम हो गया है 1 लाख से। हाँ, लायबिलिटीज 4 लाख से बड़ी हो सकती हैं। तो हम ये ज्यादा बेहतर होगा, तीनों में से ज्यादा बेहतर आंसर कौन सा है कि एसेट्स जो है 4 लाख से बढ़े हैं और लायबिलिटीज भी 4 लाख से बढ़ गई। So kindly go through these questions and try to find answers, and particularly because you may find one or two of these questions which will come in your mock test that we'll be doing. So be very careful about preparing these questions. All these questions are easy to understand, but we want to encourage discussions on these questions, and therefore we encourage you to ask these questions on the Daksh forum also in case you don't understand it. If you understand it, it's fine. The question should be genuine. If you really do not understanding it, you can ask that question there, and somebody would definitely answer that. If nobody answers, we will answer. So with those words, we come to the end of this session and this particular topic also.